गर्मी की झुलसती दोपहरी में साए साए चलती लू के मध्य बेला का चीत्कार उतना ही निर्बल था जितना पर्वतीय वन में बसे घर से प्रातः उठता धुआं हुआ करता है। गगन रक्तिम करने के प्रयास में संलग्न सूर्य, उन्हें आंचल की छांव में ढकने को विकल ऊदे ऊदे बादल और इस नित्य की अटखेल के रसास्वादन में मग्न ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इस सौंदर्य से अभिभूत आम दृष्टि धुएं की सहमी बल खाती क्षीण रेखा पर भला कहां टिक पाती है। लू के थपेड़ों का गर्जन बेला के चीत्कार पर भारी अवश्य था, पर उतना भी नहीं कि ढक्कन को सुनाई ही न दे। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, कहावत ढक्कन पर चरितार्थ होती थी। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर ढक्कन कायदे से लफंगाई भी नहीं कर पाता था। उसकी मां दिन चढ़ते ही घर घर बर्तन मलने निकल पड़ती। कोठरी में गर्मी असह्य होती जाती और मध्याह्न होते न होते ढक्कन को बाहर निकलने पर विवश कर देती। नित्य की भांति आज भी वो बूढ़े बरगद की छाया में आसीन मोहल्ले के कूड़ेदान से उत्खनित खाद्य सामग्री के निरीक्षण, चयन एवं भोग में व्यस्त था कि बेला का चीत्कार उसके कान के पर्दों पर सुरसुरी सी मचा गया। बेला की कोठरी दूर न थी। ढक्कन पलक झपकते बेला के द्वार तक पहुंच गया। कहाँ है साहब, दिखाओ। ढक्कन ने इतने मनोविश्वास से कहा मानो बेला आदेश प्राप्त करते ही सांप थाल में सजाकर प्रस्तुत कर देगी। भय से कातर स्वर में बेला ने इंगित किया, वहाँ। ढक्कन की दृष्टि बेला की अपेक्षा कहीं और देखने से विद्रोह कर उठी। अविवाहित बेला का 30 वर्षीय अनुपातहीन शरीर ढक्कन के लिए अप्सरा की सजीव प्रतिमा से कम न था। सर्प के अप्रत्याशित आगमन से व्याकुल बेला के तन पर ग्रीष्म का प्रकोप सहनीय करने के प्रयोजन से धारित महीन वस्त्र अस्त व्यस्त हो चुका था। गर्मी और भय के सम्मिलित आक्रमण से प्रबल श्वेत प्रवाह में आपाद मस्तक संतृप्त बेला के उतार चढ़ाव पर चिपका वस्त्र उसके तन को ढांप कम, उजागर अधिक कर रहा था। बेला को एक टक निहारता ढक्कन अनमना सा बोला, वहाँ कहाँ? बेला ने झुकते हुए कहा, अरे वहाँ, अभी अभी उस छेद में जाकर छुप गया है। बेला के झुकने से ढक्कन को मानो दिव्य दर्शन हो गए। उसे लगा कि बाहुपाश में लेते ही भीरू बेला का भय जाता रहेगा। वो इस सद्विचार को वास्तविकता का जामा पहनाने बढ़ा ही था कि उसकी मां मैना आधम की। मैना देखने में जितनी भयंकर थी उतनी ही कर्कशा थी। जब भी बोलती लगता लोहे की छड़ पर आरी चलाई जा रही हो। मैना फटकारने लगी, ये तो भरत मिलाप का कर रहा है रे। सांप का बेला के शरीर पे चिपका है कि जोक जैसा खींच कर बाहर निकाल लेगा। चल दूर हट। बेला सकपकाई, उसे कुछ होश आया। वस्त्र संभालते हुए बोली, चाची सांप उस छेद में घुस गया है। मैना को पीछे से देखने पर दरियाई घोड़े का आभास होता था। मैना बिल को देखने अकस्मात झुकी तो उसका बृहद पार्श्व ऊर्ध्व दिशा में दुगने वेग से विस्थापित हुआ और उसी क्रम में ढक्कन को असंतुलित करता गया। ढक्कन ने बेला का सहारा न लिया होता तो उसके धराशायी होने में लेश मात्र भी संदेह न था। इधर ढक्कन बेला से चिपका खड़ा था और उधर मैना की भद्दी भद्दी गालियां गुंजायमान हो रही थीं। लू से सुरक्षा के लिए सिर और कानों पर लाल अंगोछा लपेटे साइकिल सवार शिक्षक कमलानंद त्रिपाठी के मन में मैना के अपशब्द घोष का निनाद घोर उत्सुकता व्याप्त कर गया। 40 वर्षीय त्रिपाठी जी की शिक्षण के अतिरिक्त हर विषय में दिलचस्पी थी। कोठरी के भीतर 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान न था, सो वे द्वार के समीप साइकिल टिकाकर गरजे, कौन है जो इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहा है? मैना का मन तृप्त नहीं हुआ था। वो गालियां बकती रही। ढक्कन अकारण दंड प्राप्ति में विश्वास नहीं रखता था, सो बेला से चिपका खड़ा रहा।
बेला पहले ही भयाक्रांत थी। ढक्कन का आकस्मिक सामीप्य उसे और अस्थिर कर गया। उसने जवाब दिया, घर में सांप निकला है। त्रिपाठी जी के लिए सर्प मर्दन की ये विधि सर्वथा अनूठी थी। उन्हें लगा संभवतः सांप कुंडली मारे गालियों से वैसे ही सम्मोहित हो रहा हो जैसे सपेरे की बीन से होता है। तभी स्मरण हुआ, सर्प तो बधिर होता है, वो बीन की ध्वनि से नहीं वरन सपेरे की गतिविधि से आकृष्ट होता है। उन्होंने कोठरी के भीतर झांकते हुए निःशुल्क ज्ञान वितरित किया। अरे गंवार, सांप को कान नहीं होता है, तेरी गाली सुनकर भागेगा नहीं। मैना ने श्वास लेने के लिए अपशब्द प्रवचन तनिक बंद किया था। त्रिपाठी जी के शब्द सुनते ही आग बबूला मैना ने पहले ढक्कन पर, तत्पश्चात बेला पर एवं अंत में पुनः ढक्कन पर पादुका प्रहार किया। अरे सांप को कान नहीं होता होगा, लेकिन दो पैर के सांप को तो जरूर होता है। हम घर से बाहर का निकलते हैं, रासलीला चालू हो जाती है। यदि पादुका की यह लीला समाप्त न हो गई होती तो मैना पादुका प्रहार कदाचित जारी रखती। त्रिपाठी जी विद्यार्थियों को पीटने के कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते थे। इससे कक्षा में अनुशासन तो रहता ही था, साथ ही उनका मन भी उत्फुल्ल रहता था। उन्होंने कोठरी में अश्लील प्रसंग में संलग्न व्यक्तियों को दंडित करना अपना परम नैतिक कर्तव्य समझा। चलो बाहर निकलो, लाज शर्म नहीं है तुमको? त्रिपाठी जी ने ललकारा। ढक्कन और ढक्कन के पीछे पीछे मैना बाहर निकली। विद्युत प्रवाह सदृश चपलता से ढक्कन एवं मैना को एक एक झापड़ रसीद करते हुए त्रिपाठी जी ने दुत्कारा, रासलीला करने से पहले उम्र नहीं देखी? वो तुम्हारी मां की उम्र की है, अब वो तुम्हारे बेटे की उम्र का है। मैना पल भर को हतप्रभ हुई। तत्पश्चात त्रिपाठी जी के मस्तक पर दूसरी पादुका से प्रहार करते हुए चिल्लाने लगी, साले बेशर्म हरामी कुत्ते। उसका प्रलाप 5 मिनट अनवरत चलता रहा, किंतु इन 4 शब्दों के पर्यांत का व्याख्यान लेखन मर्यादा के विरुद्ध होगा। उसकी पादुका त्रिपाठी जी के सिर पर पड़ पड़कर छिन्न भिन्न हो गई। त्रिपाठी जी की अवस्था दयनीय थी। उनका अंगोछा भूमि की शोभा बढ़ा रहा था, मस्तक धूल धूसरित था, मुंह रुआंसा था, कुर्ता फटने को था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई। कोठरी के द्वार से बेला कभी उन्हें पिटते देखती और कभी सर्प के बिल पर दृष्टि गड़ा देती। सर्प यदि उसकी दृष्टि बचाकर बिल से बाहर निकल आता तो अनर्थ घटना अवश्यम भावी था। कोलाहल बंद खिड़की दरवाजों को चीरता घर घर पहुंच गया। खिड़की दरवाजे खुलने लगे। बालकनी में खड़े टिंकू के हर्ष की सीमा न थी। मम्मी, ये तो मास्टर पिट रहे हैं। हैं? तेरा मास्टर पिट दिया है? चल चल नीचे चलकर देखें। टिंकू एवं उसकी माता के समान अन्य लोग भी घटना स्थल पर एकत्रित होने लगे। क्या हुआ मास्टर? टिंकू ने इस प्रसन्नता से पूछा मानो उसे 5वीं के स्थान पर 10वीं उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया होगा। अरे होगा क्या, देख नहीं रहे हो घर में सांप निकला है? पढ़ाई लिखाई 22.5 बेफजूल अलल टप्पो करते रहते हो। क्या हुआ? मास्टर जी चिड़चिड़ाए। घर में सांप निकलो है तो थारी चंपी क्यों हो रही है मास्टर साहब? आप क्या सांप के सगे वाले हो? टिंकू की माता ने प्रश्न किया। है? ये मास्टर है और मास्टर होकर ऐसे करतब करता है कि औरतें इसे पीटती हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। ऐसे मास्टर से बच्चे क्या सीखेंगे? श्रीमती शर्मा ने धीमे स्वर में कहा। वो तो हाई आधा से ज्यादा टीचर बदमाश होता है, पाजी कथाकार होता है। सुनिए, जब हमारा भाई आगरा में था तब श्रीमती गांगुली कहने लगी। आपका भाई आगरे में था? पागल था क्या? श्रीमती शर्मा ने संदेह व्यक्त किया। कीजिए बाजी कथा बोलो तो आगरा में किया समस्त जन पागल ही होता है। इतना बड़ो ताजमहल चोरी किया, वो क्या पागल था? श्रीमती गांगुली आहत एवं कुपित हो गईं।
पागल तो था ही, मकबरा बनाया और नाम दे दिया महल। ताजमहल मकबरा नहीं है, वो हिंदुओं द्वारा निर्मित मंदिर है। भेद भरे स्वर में रहस्योद्घाटन करते हुए म्हात्रे साहब प्रासंगिक आपदा के समाधान को तत्पर हुए। कैसा सांप है? नाग है, अजगर है, करैत है, धामिन है, क्या है? हम पूरा सांप कहाँ देख पाए हैं, वो छेद में घुस रहा था। जब तक हम देख पाते खाली पूछिए बाहर था इतना सा। बेला ने उंगली के पोर से इंगित किया। छेद? छेद कहाँ है? म्हात्रे साहब ने चतुर्दिक दृष्टिपात किया, मानो छेद भीड़ में उपस्थित किसी व्यक्ति का नाम हो। छेद यह है। बेला ने कोठरी के अंदर जाकर कहा। लुंगी एवं सैंडो गंजी में गोल मटोल म्हात्रे साहब गेंद सदृश लुढ़कते कोठरी के अंदर पहुंच गए। कोठरी का द्वार म्हात्रे साहब की महाकाया से अवरुद्ध हो गया। उनकी अर्धांगिनी द्वार के बाहर खड़ी हो गईं। छेद कहाँ है? म्हात्रे साहब ने जिज्ञासा पुनः व्यक्त की। बेला ने भूमि एवं दीवार की संपर्क स्थली पर विद्यमान रुपए के सिक्के बराबर छिद्र की ओर इंगित किया। ओ, ये है। म्हात्रे साहब उकड़ू बैठ छिद्र के निरीक्षण में व्यस्त हो गए। लेकिन जब आधे से अधिक ध्यान संतुलन बनाए रखने पर हो तो निरीक्षण भला क्या होगा। थोड़ी ही देर में म्हात्रे साहब पालथी मारकर विराजमान हो गए। एक परात में दूध ले आओ, उन्होंने आज्ञा दी। परात में क्यों? कटोरे में क्यों नहीं? श्रीमती म्हात्रे का आग्रह था। कटोरा खाली है या भरा, सांप को कैसे मालूम चलेगा? परात में दूध देखेगा तो आएगा पीने। तुमने इतनी बार छेद में ताक झांक की, क्या तुमको सांप दिखाई पड़ा? नहीं। तो फिर सांप को परात कैसे दिखेगी? सांप छेद के मुंह पर तो नहीं है। ऐसा करते हैं, छेद में घासलेट भरकर आग लगा देते हैं, और सांप अगर आंख बचाकर छेद से बाहर निकलकर कोठरी में कहीं और छुपा होगा तो? अभी छेद में रहता है, जब छेद से बास आएगी तो बाहर ही रहने लगेगा। गर्मी में आग लगने का खतरा अलग है। म्हात्रे साहब बोले, सांप कहीं भी छुपा हो, बीन की तान सुन के बरोबर सामने आएगा। वो नागिन फिल्म में तन्ने डूली की रिकॉर्डिंग के टाइम स्टूडियो में सांप आ गया था। कल्याण जी भाई ने मस्त बीन बजाई थी, जबकि म्यूजिक हेमंत कुमार का था। क्या जमाना था, कितना भाईचारा था। म्हात्रे साहब ने दीर्घ श्वास ली, एक नथुने को अंगूठे से दबाया और दूसरे नथुने से बीन की ध्वनि निकालने को अग्रसर हुए। उनकी नासिका तंत्र से उत्पन्न कोलाहल ने बूढ़े बरगद की छांव सुस्ताते कुकुर समूह को ऐसा उद्वेलित किया कि प्रत्युत्तर में उन्होंने श्वान विलाप कीर्तन आरंभ कर दिया। म्हात्रे साहब तो क्षण मात्र में हाँफते हाँफते शांत हो गए, किंतु कीर्तन कुछ देर चलता रहा। श्रीमती म्हात्रे ने चिंता व्यक्त की। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, लुंगी संभालो और उठ जाओ। इतनी देर से बैठे हो, सांप लुंगी में न घुस जाए कहीं। भीड़ देख मटमैली खाकी वर्दी में डंडा पटकता एक सिपाही आदम का। काहे का मजमा लगा है? वयस्क चुप रहे। टिंकू बोला, कोठरी में सांप निकला है। सिपाही ने फिर पूछा, कहाँ? टिंकू ने फिर कहा, कोठरी में। सिपाही बोला, वहीं बाहर घूम रहा है कि मार दिया? एक सज्जन बोले, आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? सिपाही ने हुंकार भरी तथा डंडा खटखटाता कोठरी में घुसा। बेला पर दृष्टि पड़ते ही सर्प भय पर अर्थ लौलुप्य हावी हो गया। सिपाही ने बेला को 2 बार आपाद मस्तक घूरा, डंडे से बर्तनों को छेड़ा और रौब से बोला, तू अकेली रहती है? बेला ने सहमते हुए उत्तर दिया। सिपाही ने आदेश दिया, तुझे थाने चलना होगा, चल। बेला सक पकाई। थाने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, लोटा थाली गिलास झनझनाते हुए गिरे। सर्प की एक झलक पाते ही सिपाही कूदकर कोठरी से बाहर हो गया। बेला चिल्लाई, सांप, सांप। बर्तनों के पीछे रेंगता सांप एक बार फिर दृष्टि से ओझल हो गया। बाहर हड़कंप मच गया। भीड़ द्वार से इतना हटकर पुनः एकत्रित हुई
कि सांप क्या, जंगली भैंसा भी आराम से निकल जाता। कोठरी के बाहर 10-12 लोग और अंदर बेला। सिपाही बोला, बड़ा डेंजर सांप लगता है, बहुत जहरीला। किसी ने कहा, मैंने बहुत सांप मारे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, इतने जहरीले कि उनकी सांस भी छू जाए तो मौत तय है। एक अन्य सज्जन का मत था, मैंने भी इतने सांप मारे हैं कि मत पूछिए, एक डंडा मिल जाए तो। एक महिला बोली, वो क्या है, सिपहिया के पास तो डंडा है, ले लीजिए उससे। सिपाही डंडा बढ़ाने लगा। सर्प मर्दन विशेषज्ञ तरस खाते हुए बोले, अरे नहीं, ये तो बेकार डंडा है, इससे नहीं होगा, सांप मारने का डंडा स्पेशल होता है। महिला ने भीतर झांका। बेला बर्तनों को गौर से ताक रही थी, वस्त्रों पर उसका ध्यान न था। सिर को आंचल से ढकती महिला बुदबुदाई, कैसी बेशरम है, गर्मी है तो का दरवाजा खोल के लंगटे खड़ी हो जाएगी। मिसेस गांगुली बोली, अकेला रहती है। महिला फिर बुदबुदाई, प्रचलन होगी, देख नहीं कैसा बेढंगा शरीर है। मिसेस गांगुली ने हामी भरी, जरूर, जानी दो भाई, हमको क्या। एक अन्य स्वर उभरा, हेलो, जी सर, जी सर, जी हाँ, कस्टम ऑफिस से ही बोल रहा हूँ जी। मल्होत्रा साहब अभी लंच करके वापस नहीं आए हैं। जी, थैंक यू सर। बेला ध्यान से 2 भगोनों के मध्य देख रही थी। उसे पुनः एक हलचल दिखी, पर इस बार वो शांत रही। उसके मुख पर दृढ़ निश्चय प्रतिबिंबित था। किसी ने कहा, वो दिखा। अरे, इसी समय मोबाइल की बैटरी लो होनी थी, वरना फिल्म उतारता। भीड़ के पैर यथास्थान जमे रहे, किंतु सिर द्वार के निकट हो गए। निस्तब्धता व्याप्त हो गई। बेला की समस्त इंद्रियां सर्प पर केंद्रित थीं। वो तड़ित चपलता से झपटी। दूसरे ही क्षण उसकी दाईं मुट्ठी से गज भर लंबा सांप लटक रहा था। मुट्ठी से तनिक ऊपर सर्प मुख से जिह्वा लपलपा रही थी। मुट्ठी के नीचे लटका शेष शरीर बेला से लिपटने की चेष्टा में था। भीड़ ने सामूहिक निश्वास ली। बेला कुशल सर्प प्रहस्तक की भांति न सर्प को निकट आने दे रही थी, न मुट्ठी ढीली कर रही थी, एवं न ही सर्प से दृष्टि हटा रही थी। इसी मुद्रा में उसने बायां हाथ बढ़ाकर आले पर रखी पानी के लिए 20 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल उठाई और तीव्र गति से सांप के मुंह को उसके अंदर घुसा दिया। मुट्ठी की पकड़ किंचित हल्की होते ही सांप बोतल के अंदर घुसने लगा। बेला ने बोतल भूमि पर रखी, सांप के शेष शरीर को बोतल में गिराया और आनन फानन में बोतल पर पहले ढक्कन लगाया, तत्पश्चात बोतल के मुख पर कपड़ा बांधने लगी। सांप बोतल के अंदर शिथिल पड़ा था। भीड़ ने ताली बजाई, पर बेला ने सिर उठाकर देखा तक नहीं। वो बोतल को अपने से बहुत दूर कैसे भेजे, इसी सोच में मग्न थी। उसे सांप से बहुत डर जो लगता था।